हेलो, जय हिंद एवरीवन। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने सब्जेक्ट आरसीसी को। ठीक है, अगर आरसीसी को हमें पता है, पहले आरसीसी में दो मेन कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, एक तो आ गया आरसीसी वाला और दूसरा हो गया प्री स्ट्रेस कंक्रीट वाला, पीएससी। ठीक है, हमें वो कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो आप सबको पता होगा। जैसे सीमेंट कंक्रीट में अगर हम रेनफोर्समेंट डाल दें उसको बोलते हैं हम आरसीसी। अगर ना हो रेनफोर्समेंट तो उसको हम बोलते हैं पीसीसी। ठीक है, ऐसी चीज़ें हैं, आपको पता ही होगा ये कोई। अब पहला जो हमने देखना चाहिए क्वेश्चन बनता है, जो हमारा पहला आरसीसी किसने डेवलप किया है। ठीक है, फर्स्ट फ्रांसियो कोगनेट। फिर सीमेंट किसने किया है, योसेफ एस्पिडीन। तो और फेरो सीमेंट किसने किया है, योसेफ मुनीर ने। तो और फादर ऑफ सिविल इंजीनियर किसको बोलते हैं, योन्स मैटर्न। ठीक है, इतना तो हमें पता चल गया, लेकिन अब इसको याद करने का हमने याद कैसे रखना है इस चीज़ को। ठीक है, मेन चीज़ है। ठीक है, पढ़ते तो सब हैं, लेकिन हमें याद भी रखना ना, पेपर में क्वेश्चन आएगा। ऐसे मैंने इसको रखा था, आरसीसी को किसने किया था, 2 बार सीसी है, मतलब जिसमें सीसी ज़्यादा है उसने रखा होगा। जैसे फ्रांसियो कोगनेट, सी 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 इसमें ज़्यादा ना, तो मतलब ऐसे करके आप रिलेट करके याद कर सकते हो इसको। आरसीसी को किसने डेवलप किया था, फ्रांसियो कोगनेट ने। ठीक है, फिर उसके बाद सीमेंट को क्या मैंने कैसे मतलब दिमाग में रखा, किसने किया। सीमेंट, मेन चीज़ सीमेंट होती है, फर्स्ट आना चाहिए सीमेंट के, है ना। कंक्रीट कुछ भी हम बनाते हैं सीमेंट पहले देखते हैं, तो उस हिसाब से योसेफ एस्पिरिन ए क्या होता है पहले नंबर। इस तरह से मैंने इसको याद रखा, सीमेंट को किसने किया, योसेफ एस्पिरिन को। आरसीसी को 2 बार सीसी को। ठीक है, फिर उसके बाद योसेफ मुनीर के लिए फेरो सीमेंट होता है, इसके लिए मैंने रिलेट किया है मुनीर और फेरो को, ऐसे आर ओ मुनीर, ऐसे ओ है ना, इस तरह से मैंने रिलेट किया कुछ। फिर उसके बाद अब अपना कुछ भी अपना तरीका लगा सकते हो जो, ठीक है, दिमाग में आना चाहिए मेन चीज़। ठीक है, सिर्फ दे के कुछ नहीं, क्योंकि अगर क्वेश्चन आ गया फिर तो हमें आना ही चाहिए ना, ये हमें भी याद करने वाली चीज़ें हैं। फिर उसके बाद फादर ऑफ सिविल इंजीनियर किसको बोलते हैं, योन्स मैटर्न को। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन आ जाता है फादर ऑफ सॉइल किसको बोलते हैं, ये तो सबको पता ही होगा या नहीं। सॉइल का गुण है कार्ल तरज़ागी। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे सॉइल में, इनके बारे में बहुत कुछ। फिर उसके बाद नेक्स्ट एक क्वेश्चन बनता है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी होती है हमारे कंक्रीट की एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, हमें पता है जो हमारा कंक्रीट होता है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो बड़ी अच्छी होती है, लेकिन उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है। तो उसी को हम ओवरकम करने के लिए उसके बीच में एनफोर्समेंट डालते हैं। ठीक है, अब जैसे थोड़ा सा मैं बता देता हूँ इसके लिए भी, जैसे कि हमें पता है ये हमारा बीम है, क्रॉस सेक्शन है, ऐसे है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। जब इसके ऊपर लोड लगेगा तो बीम ऐसे बेंड होगी ना, ऐसे करके बेंड होगी। ठीक है, अब जो ऊपर वाला फाइबर है उधर तो कंप्रेशन है, कंक्रीट कंप्रेशन में गुड है, लेकिन नीचे है टेंशन। ठीक है, टेंशन बन रही है, वो ना खिंचाव आ रहा है, तो इससे ओवरकम करने के लिए हमें इधर फिर रेनफोर्समेंट डाल देते हैं, ऐसे सीधी, जैसे क्रॉस सेक्शन में ऐसे दिखती है हमें। ठीक है, तो और इसे ऐसे हम आगे करते हैं, इससे होते होते। ठीक है, पता नहीं आपको पता चल भी रहा है या नहीं, ऐसे करके होता है। ठीक है, ये ऐसे ही कंसेप्ट की बात है। बाकी जो मेन हमें क्वेश्चन में क्वेश्चन पेपर में आता है क्वेश्चन, इसके लिए आता है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी होती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के, होती है 1/10 और 10%। ठीक है, फिर उसके बाद बैंडिंग कितनी होती है, बैंडिंग होती है 15%, और ये शीयर होती है, शीयर वाली होती है 20%।
ठीक है, ये 3 चीज़ें याद रखनी है। कौन सी 3 चीज़ें याद रखनी है हमने? पहला आ गया हमारा जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो कितनी होती है? 1/10 और 10% ऑफ द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। दूसरा क्वेश्चन आता है जो बेंडिंग स्ट्रेंथ होती है बेंडिंग में, वो कितनी होती है? वो होती है 15% ऑफ द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तीसरा क्वेश्चन बनता है जो शियर स्ट्रेंथ होती है वो कितनी होती है? वो होती है अप्रोक्सीमेटली 20% ऑफ द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ये 3 क्वेश्चन बनते हैं, इनको दिमाग में रखना। तो आगे फिर ठीक है, फिर एक क्वेश्चन आता है कि जो हमारा यूनिट ऑफ पीसीसी क्या होता है? 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अगर कोई आरसीसी की पूछ ले, आरसीसी की कितनी होती है? 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये होती है यूनिट हमारी पीसीसी की। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि जो हम मैक्सिमम एग्रीगेट साइज यूज़ करते हैं अपने, ठीक है, वो कितना यूज़ कर सकते हैं आरसीसी में? आरसीसी में जो हम यूज़ करते हैं वो होता है 20 mm यूज़ करते हैं। ऐसे तो हम 40 mm तक भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या होता है कि हमारी कंजक्शन मतलब बड़ी ज़्यादा कंजस्ट हो जाता है। तो फिर हम रेनफोर्समेंट भी डाल लिए, बड़े साइज़ के एग्रीगेट भी है, वो अच्छे से मिक्स नहीं बन पाता। तो इसीलिए फिर हम यूज़ करते हैं 20 mm मैक्सिमम यूज़ करते हैं आरसीसी में। फिर उसके बाद एक और चीज़ आता है कि जब हम क्यूब टेस्ट करते हैं, अगर 150 mm का हम क्यूब बना रहे हैं कंक्रीट टेस्ट के लिए, तो उसके लिए हम एग्रीगेट का साइज़ कितना लेते हैं? ठीक है, अगर 150 mm का क्यूब बना रहे हैं सीसी का, सीमेंट कंक्रीट का, तो उसके लिए हम 38 mm का क्या करेंगे? एग्रीगेट यूज़ करेंगे। अगर 100 mm का क्यूब बनाएंगे तो उसके लिए हम 20 mm का क्यूब एग्रीगेट यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हम एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। अब ये नहीं सुनना कि ये रह गया वो रह गया, ठीक है, ये आपको लग गया, जहाँ से मर्जी आप पढ़ोगे आपको लगेगा ये चीज़ छूट रही है वो चीज़ छूट रही है, उस पर आप ध्यान नहीं दो। बस इतना ध्यान दो कि जितना मैं बता रहा हूँ ना वो समझना आपने, बाकी आप कर लोगे। ठीक है, फिर उसके बाद आता है एक अल्फ़ा होता है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। अल्फ़ा क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। तो इसका फार्मूला क्या होता है? डेल एल इज इक्वल टू एल अल्फ़ा डेल टी। ये क्या है? चेंज इन लेंथ, ओरिजिनल लेंथ, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन और टेम्परेचर। ठीक है, अब एक चीज़ देखना, अगर हम अल्फ़ा को बढ़ाएंगे तो हमारी डिफॉर्मेशन क्या होगी? डेल एल अल्फ़ा डेल टी। ठीक है, अगर हम अल्फ़ा को बढ़ाएंगे हमारी डेल एल भी डिफॉर्मेशन भी बढ़ेगी। इधर से आप देख सकते हो डायरेक्ट रिलेशन है। तो क्वेश्चन में आता है कि अगर अल्फ़ा बढ़ेगा तो डिफॉर्मेशन क्या होगी? ठीक है, वो भी बढ़ेगी। एक ये क्वेश्चन बनता है इस फार्मूले से। फिर इस फार्मूले से आप 2-3 फार्मूले और बना सकते हो, जैसे अल्फ़ा इज टू डेल एल इज टू एल अल्फ़ा डेल टी। ठीक है, अब हमें पता है स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेन इनटू मॉडुलस ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो सिग्मा अपॉन ई इज इक्वल टू स्ट्रेन डेल एल अपॉन एल अल्फ़ा डेल टी। ये वैल्यू हो जाएगी स्ट्रेन अल्फ़ा डेल टी। तो अब इस ई को और इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो इन दोनों इक्वेशन को
तो हमारा अल्फ़ा अपॉन डेल ई किसके इक्वल हो जाएगा, अल्फ़ा डेल टी। ठीक है, इधर से जो हमारा फॉर्मूला बनेगा, ठीक है, ये फार्मूला बन जाएगा। ये फार्मूला इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद अल्फ़ा कंक्रीट के लिए और स्टील के लिए अप्रॉक्सीमेटली सेम होता है, इसलिए हम कंक्रीट में स्टील को यूज़ करते हैं और कोई मटेरियल को नहीं यूज़ करते, क्योंकि इन दोनों का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन सेम होता है, इसलिए दोनों को हम यूज़ करते हैं। फिर एक कॉपर और एल्युमिनियम का आप ऐसे ध्यान में रख सकते हो, बाकी याद करने की मुझे लग रहा है ज़रूरत होगी। फिर उसके बाद ये कोड है, ये कोई इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको देख लेना। जैसे ओल्ड है सारे, जो भी हम लेटेस्ट यूज़ करते हैं आरसीसी में, वो आता है हमारा IS 456/2000। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा जो मतलब इस WS को हम आगे भी अच्छे से पढ़ेंगे। इधर जो हम पहले थोड़ा सा देख लेते हैं, WSM जो RCC होता है, हम उसको डिफरेंट मेथड से डिज़ाइन करते हैं RCC के स्ट्रक्चरों को। जैसे आ गया WSM, LSM, की फुल फॉर्म बताऊंगा मैं आपको, अल्टीमेट लोड मेथड, ऐसे बड़े सारे में। ठीक है, WSM का नाम होता है वर्किंग स्ट्रेस मेथड, तो और इसका मेथड होता है लिमिट स्टेट मेथड, और इसका नाम है अल्टीमेट लिमिट स्टेट मेथड। ठीक है, सॉरी, अल्टीमेट लिमिट नहीं है, अल्टीमेट लोड है। ठीक है, अल्टीमेट तक लेते हैं तेरा फ्यू तक। ठीक है, फिर उसके बाद अब एक चीज़ याद रखना कि जो WSM हम डिज़ाइन करते हैं ना, WSM स्ट्रक्चरों का, उसको किसके लिए करते हैं, जो भी हमारा स्ट्रेस आएगा ना स्ट्रक्चर में, वो हमारा यील्ड से कम होगा। ठीक है, यील्ड स्ट्रेस से। ठीक है, जो भी स्ट्रेस आएगा हमारा स्ट्रक्चर में, वो यील्ड से कम होगा। इस हिसाब से हम WSM को डिज़ाइन करते हैं। मतलब कोई मटेरियल को पूरी तरह यूटिलाइज नहीं करते इसमें। ठीक है, इसमें ओवर करते हैं मटेरियल को, ओवर से, तो इसलिए कॉस्ट भी होती है फिर मटेरियल की ज़्यादा आती है इसकी वजह से, है ना, कॉस्ट भी ज़्यादा ही आएगी फिर, और स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है अल्टीमेट लोड मेथड। ठीक है, इसमें हम जो स्ट्रेस लेते हैं वो सिग्मा अल्टीमेट तक लेते हैं। ठीक है, ये अल्टीमेट तक है, तो इसका एरिया कम होता है, कॉस्ट भी कम होती है, बट स्टेबिलिटी फिर कम ही होती है, क्योंकि कोई फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं है फिर डायरेक्ट अल्टीमेट तक। ठीक है, इसलिए इनमें से ऐसे क्वेश्चन बन जाता है कि स्टेबिलिटी किस में ज़्यादा होती है, कॉस्ट किस में ज़्यादा होती है, एरिया किसका कम होता है, इस हिसाब से। फिर आए जो हमारा लिमिट स्टेट मेथड, हमारा लिमिट स्टेट मेथड होता है। ठीक है, वो बड़ा ही इकोनॉमिकल एंड स्टेबल मेथड है। ठीक है, स्टेबल और इकोनॉमिकल क्यों है, इसमें एक तो हम अल्टीमेट, ठीक है, लिमिट को से आगे लेते हैं, मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी कंसिडर करते हैं। ठीक है, इस वजह से ये हमारा इकोनॉमिकल भी होता है, स्टेबल भी होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा आता है WSM मेथड, हमने पीछे पढ़ा इसके बारे में। इसमें 2 फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं, इनमें से क्वेश्चन अब बड़ी बार आया है। कंक्रीट के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होता है, 3 लेते हैं हम, और स्टील के लिए 1.78, और हमारा डायरेक्ट कंप्रेशन के लिए जिसे हम बोलते हैं सिग्मा CC। ठीक है, इसके लिए कितना लेते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी, 4। और जो हमारा ये होता है WSM मेथड, ये किस पे बेस्ड होता है, ये होता है डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच के ऊपर बेस्ड है। ये भी क्वेश्चन आया किसी JEE एग्ज़ाम में, किस अप्रोच पे बेस्ड होता है, ये होता है डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच के ऊपर बेस्ड होता है।
फिर उसके बाद आता है हमारा अल्टीमेट लोड मेथड और प्लास्टिक लोड मेथड, इसमें हम सर्विसिबिलिटी क्राइटेरियन नहीं कंसिडर करते हैं, ठीक है, सिर्फ कोलैप्स का क्राइटेरिया को वो करते हैं कंसीडर। फिर उसके बाद हमारा आया था लिमिट स्टेट। लिमिट स्टेट के लिए जो किस में बेस्ड है, प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच के ऊपर बेस्ड है ये हमारा, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें 2 फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं हम। कंक्रीट के लिए लेते हैं 1.5 और स्टील के लिए लेते हैं 1.15, ठीक है। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि जो हमारा लिमिट स्टेट मेथड होता है ना, उसमें हम लोड को ओवर एस्टिमेट करते हैं तो और मटेरियल को अंडर एस्टिमेट करते हैं। वो कैसे, जो भी हमारा लोड होगा, ठीक है, कोई भी लोड है जिसके लिए हम डिज़ाइन करना है, तो हमारा डिज़ाइन लोड हम कैसे मिलता है, उसे मल्टीप्लाई करके 1.5 इंटू जो लोड आ रहा है, तो इधर से जो हमारा लोड आएगा वो ओवर में मिलेगा, ओवर एस्टिमेट करके, ठीक है। और जो मटेरियल है, मटेरियल हम कैसे करते हैं, मटेरियल के लिए जितना उसका वो है उसको डिवाइड कर देते हैं 1.5 के लिए, तो मतलब कोई मटेरियल है जो हमारा अंडर एस्टिमेट करके ले रहे हैं, ठीक है। इधर से आप देख सकते हो ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, लोड को हम ओवर एस्टिमेट करते हैं, मटेरियल को हम अंडर एस्टिमेट करते हैं। WS में हमें क्या करते हैं, हम सिर्फ फैक्टर ऑफ सेफ्टी मटेरियल पर लगाते हैं, मटेरियल को अंडर एस्टिमेट करते हैं, उसमें लोड को नहीं ओवर एस्टिमेट करते, ठीक है। क्योंकि आगे उधर है सिग्मा लेस देन सिग्मा वाई है, ठीक है, वो आगे सेफ्टी में चल रहा है, तो लोड उधर हम कर देखते नहीं, लेकिन मटेरियल पे हम लगाते हैं, तो मटेरियल को हम अंडर एस्टिमेट करते हैं, ठीक है। कमेंट में बता देना अगर आपको किस हिसाब से पढ़ना आपको नहीं समझ लग रही है या फिर मैं कुछ और तरीके से पढ़ाऊँ, ठीक है। बाकी फिर उसके बाद, ठीक है, हमने क्या याद रखना कि जो हमारा LSM है उसमें हम 2 फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज़ करते हैं, और जो हमारा WSM है उसमें हम 1 फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद IS 456 है, वो प्लेन एंड RCC दोनों के लिए है। फिर उसके बाद IS 875 1987 कोड फॉर प्रैक्टिस ऑफ डिज़ाइन लोड। डिज़ाइन लोड के प्रैक्टिस के लिए हम यूज़ करते हैं IS 875 है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसमें से भी मैं बड़ी बार क्वेश्चन आया था, ठीक है। IS 875 के 5 पार्ट है, ठीक है, इसके 5 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में है डेड लोड, सेकंड पार्ट में है इम्पोज लोड और लाइव लोड, थर्ड पार्ट में है विंड लोड, फोर्थ में है स्नो लोड, फिफ्थ में है स्पेशल लोड एंड कॉम्बिनेशंस, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन अब इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, इसमें से क्वेश्चन पूछते हैं कि ऐसे पेपर में ऐसे IS 875 है, उसके पार्ट 3 किसके लिए होता है, किसके लिए होता है, स्नो लोड के लिए। पार्ट 1 किसके लिए होता है, डेड लोड के लिए। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है कि पार्ट के बारे में पूछता है कि इस पार्ट में कौन सा लोड लेते हैं, ठीक है। अब वो पांचों के पांचों पार्ट याद रखने हैं, ठीक है। लेक्चर अभी तक कितना हो गया, 18 मिनट का हो गया। आधे घंटे रखते हैं, है ना। फिर उसके बाद ये इंपॉर्टेंट थोड़े कोड है जो हमें ये ऐसे ध्यान में याद में रखने हैं, इनमें से क्वेश्चन बने हैं मैक्सिमम एग्जाम में। IS 10262 किसके लिए होता है, कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन के लिए गाइडलाइन दी है इस कोड में। फिर उसके बाद IS 1893 किसके लिए होता है, क्राइटेरिया फॉर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस डिज़ाइन ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, अर्थक्वेक के रिलेटेड IS 1893। फिर उसके बाद 13920 जो डक्टिलिटी डिटेलिंग ऑफ एनफोर्समेंट स्ट्रक्चर सब्जेक्टेड टू सिस्मेटिक, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी हम इसमें
कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये इम्पोर्टेंट है IS 3370, किसके लिए? तो वाटर टैंक के लिए, स्टोरेज ऑफ लिक्विड, ठीक है, स्ट्रक्चर ये होते हैं वाटर टैंक के लिए हम यूज़ करते हैं IS 3370। फिर उसके बाद माइल्ड स्टील एंड मीडियम टेंसाइल वार, इनके लिए कोड कौन सा होता है? IS 432। HYST के लिए कौन सा होता है? 1786। हैंड ड्राउन स्टील 58 कॉम्बिनेशन के लिए IS 1566 यूज़ होता है, ठीक है। फिर उसके बाद इन तीनों में से भी क्वेश्चन पूछा गया अभी तक। जो कंक्रीट होता है, जो हमारा IS कोड है, उसने तीन पार्ट में इनको वो किया है, क्लासीफाई किया है, ठीक है, मतलब ऐसे अलग अलग रखा है। फर्स्ट रखा है ऑर्डिनरी सी कंक्रीट, सेकंड रखा है स्टैंडर्ड कंक्रीट, थर्ड रखा है हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। जो हमारा ऑर्डिनरी कंक्रीट है उसमें कितने ग्रेड आते हैं? 3 ग्रेड आते हैं, 10 से लेके 20 तक। कौन कौन सा? 10, 15 और M20, ये 3 ग्रेड आते हैं ऑर्डिनरी में। और स्टैंडर्ड में होता है 25 से लेके 60 तक। हाई स्ट्रेंथ में आता है 65 से लेके 100 तक, और इसमें भी 8 ग्रेड है। अब क्वेश्चन पूछता है कि ऑर्डिनरी में कितने ग्रेड होते हैं? 3 ग्रेड होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद स्टैंडर्ड में कितने होते हैं? 8, हाई में 8, ऐसे करके क्वेश्चन पूछते हैं। अब हमारे 2 चीज़ें होती है, ठीक है, 2 कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? एक होता है नॉमिनल मिक्स डिज़ाइन होता है हमारा ना, उसमें से क्वेश्चन आता है कि जो हमारा नॉमिनल मिक्स डिज़ाइन होता है वो किस ग्रेड के लिए, किस ग्रेड तक हम यूज़ कर सकते हैं? जो नॉमिनल मिक्स ग्रेड होता है ना, नॉमिनल मिक्स ग्रेड और डिज़ाइन, ठीक है, वो हम करते हैं M20 तक के कंक्रीट के लिए हम यूज़ करते हैं। उसके आगे ऊपर के लिए हम डिज़ाइन दूसरा यूज़ करते हैं, ठीक है। सो थैंक यू, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अब तक के लिए इतना पढ़ो, थैंक यू।